हेलो दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छा होगा। देखिए, आज हम लोग जो करने वाले हैं वो समुद्र विज्ञान मतलब ओशिनोग्राफी का पार्ट 2 है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। अगर आप बीच में छोड़ के ऐसे भागेंगे तो समस्याएं आपके साथ कभी भी सॉल्व होने वाली नहीं है यार, है ना। पहले एक बार रुको, अच्छे से चीज़ों को देखो, क्या है क्या नहीं है, क्या मैं बताना चाहता हूँ, तब आपको एग्जैक्टली वो होगा जो आप चाहते हैं, है ना। नहीं तो ऐसे यूपीएससी नहीं होने वाला यार, ठीक है। क्योंकि हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी समस्या है कि वो एक जगह से संतुष्ट नहीं है। आप एक जगह से संतुष्ट होकर अच्छे से बस उतना कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल सकता है दोस्त, ठीक है। तो प्लीज़ यार स्ट्रिक्ट रहिए, ठीक। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसके पहले जो पहला वीडियो था उसमें हमने ये समझा था कि क्या क्या हमें टोटल ओशिनोग्राफी में पढ़ना है। उसके बाद हमने ये देखा था कि चीज़ें होती कहाँ हैं, कहाँ से उसकी शुरुआत होती है पढ़ने की। तो हमने उसके बारे में थोड़ी सी बातें कही थी, जाना था। आज उसमें हम लोग थोड़ा जानेंगे। और एक बात और बताऊं, जो पहला वीडियो था उसका थोड़ा सा वीडियो का जो कलर है वो थोड़ा मतलब डिम हो गया है। प्लीज़ उतना आप एडजस्ट कर लीजिएगा। उम्मीद है इसके आगे से इस बात के ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने उस टाइम भी बात की थी कि ये महाद्वीपीय मग्न तट मतलब एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, या जो ये मग्न तट है, जो महासागरीय मग्न तट होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनका बहुत ही विस्तृत सीमांत क्षेत्र होता है। मतलब जहाँ से समुंदर शुरू होता है ना, वही मग्न तट है। और जहाँ पे गहराई बढ़ने लगती है लगभग 1 डिग्री या उससे कम इनकी प्रवणता, मतलब इनकी जो गहराई है वो लगभग 1 डिग्री से या उससे कम होती है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी विस्तृत, जैसे जो बीचेस वगैरह होते हैं आप देखते हैं उनकी लंबाई, है ना। और ये माना जाता है कि महासागर के सबसे उथला भाग है लगभग 8 किलोमीटर एवरेज। आप ये समझ लीजिए, जहाँ से समुंदर शुरू होता है वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर, है ना। कभी कभी ज्वार भाटा के कारण 1 किलोमीटर या 500 मीटर तो ऐसे ही हो जाता है कि समुंदर कभी पीछे आ जाता है तो कभी आगे आ जाता है ना। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि 8 किलोमीटर एवरेज माना जाता है कि मग्न तट है। और उसके बाद दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली बात है, उथले समुंदर तथा खाड़ियों से घिरा होता है, सीधी सी बात है। और तीव्र ढाल, जहाँ पे तीव्र ढाल आएगी ना, मतलब कि मग्न तट के बाद जो ढाल शुरू होती है वहीं पे ये ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब ज़्यादा ढाल शुरू होगी या गहराई जहाँ बढ़ने लगेगी तो वहाँ पे मग्न तट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है दोस्तों, महाद्वीपीय ढाल। ये क्या होता है, देखिए ये भी वही है, बस मग्न तट जो था उसके बाद की बात है। इसका मतलब हो गया कि यह ढाल महासागरीय बेसिन, बेसिन मतलब गहराई, है ना, एक तरह की। तो बेसिनों को मग्न तट से जोड़ती है। तो महासागर की जो गहराई है वो कहीं ना कहीं मग्न तट जो है, मग्न तट जो हमने ऊपर देखा सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, है ना, उससे जोड़ती है। तो इसकी जो गहराई की जो मतलब डिग्री होगी वो कितना हो सकता है, 2 से 5 डिग्री के बीच होगा। तो कहीं ना कहीं इसकी प्रवणता बहुत ज़्यादा है ना। 1 डिग्री आप समझ रहे हैं, उसी तरह अगर 2 से 5 डिग्री है तो कहीं ना कहीं एक स्लाइट मूवमेंट आएगा जहाँ पे क्या होगा, गहराई बढ़ती जाएगी। तो गहराई लगभग 200 से लेकर 300 मीटर, आप देख रहे हैं ना, 300 मीटर, इसका मतलब कितना हो गया, 3000 मीटर, सॉरी, है ना। 3000 मीटर है, मतलब 3 किलोमीटर तक की गहराई आपको मिल जाएगी, 200 मीटर के आसपास से शुरुआत। तो काफ़ी गहरा क्षेत्र होगा। और ढाल महाद्वीपों की जो समृद्ध इंगित इंगित करता है। इसका मतलब होता है कि समाप्ति, सॉरी, यहाँ लिखा है जो ढाल है वो महाद्वीप की समाप्ति की, मतलब यहाँ से अब जो ज़मीन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। मतलब जो उथलापन है समुद्र का वो ख़त्म हो रहा है और हम गहराई में जा रहे हैं, बेसिन में जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ लिखा है महाद्वीपीय ढाल प्रवेश में कैनिन एवं खाइयाँ दिखती है। देखिए कैनिन के बारे में लास्ट में हमने डिस्कस किया था। कैनिन क्या होता है, एक टाइप का दर्रा मान लीजिए आप, है ना। जैसे ज़मीन फटी होती है, बहुत मोटे मोटे दर्रे होते हैं तो वो हो सकता है, या बहुत खाइयाँ, जैसे दो छोटे छोटे पहाड़ हैं तो उसके बीच का जो रास्ता होगा वो कहीं ना कहीं ढाल है ना। तो ये भी हो सकता है। उसके बाद ये मान के चलिएगा कि ये सागरीय जो क्षेत्र है उसमें कुल मिला के 8.5% भाग इन्हीं का है, किसका, मग्न ढाल का। जो ये ढाल है उसका जो क्षेत्रफल है पूरे समुद्र में लगभग 8.5% है। उसी तरह तीन बातें ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर में 6.5% लगभग, प्रशांत महासागर में 7% और अटलांटिक में लगभग 12.5% के आसपास है।
ये क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम क्या करेंगे, यूपीएससी जब क्वेश्चन लिखने लगते हैं ना, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। या आप इसको नहीं कर पाएंगे तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा कि एवरेजन 8.5% क्षेत्रफल जो महाद्वीपीय ढाल का है ना। चलिए आइए, उसके बाद जब हमने कल एक छोटा सा ग्राफ भी देखा था, तो उस जो मैप हमने देखा था, उस मैप में हमने देखा था जो सागरीय मैदान है वो बहुत ज़्यादा क्षेत्र लेते हैं समुद्र का, है ना। सबसे बड़ा क्षेत्र इन्हीं का होता है, जिसे डीप सी प्लेन कहते हैं हम लोग, है ना। महासागरीय बेसिन के अंदर मंद ढाल वाले क्षेत्र, मतलब यहाँ पे जब ये जो ढाल होता है ना, ऊपर वाला जो हमने ढाल पढ़ा, ये जब ख़त्म होता है तो पूरी की तरह मैदान इलाका आ जाता है, और पूरा पानी एकदम नीचे की सतह जो होती है उसे महासागरीय बेसिन कहते हैं। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बहुत ही विस्तृत सागरीय मैदान। ठीक दोस्तों, देखिए विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग हैं। गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच हो सकती है। सागरीय क्षेत्र का लगभग 75.9% भाग है, मतलब लगभग 76% भाग सिर्फ गंभीर सागरीय मैदानों से घिरा हुआ है। तो ये एक बात बहुत ज़बरदस्त फैक्ट है हमारे पास, है ना। जब कभी भी आप यूपीएससी में आंसर लिखेंगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड करेंगे, तो आपके जो उत्तर होगा सच में उसका वैल्यू अपने आप एडिशन हो जाएगा, है ना। और आप कहेंगे कि नहीं यार कुछ है हमने जो पढ़ा है। उसके बाद देखें, ये अवसादों जैसे मृतिका या गाद से ढके होते हैं। आप भी जानते हैं उसके नीचे क्या होता है, बहुत सारी बालू होती है ना, गाद होती है, बहुत सारे जो भी कचड़े होते हैं, या फिर जो भी मृत चीज़ें होती हैं किसकी, जैसे कोई जानवर मर गया, कोई मछली मर गई, तो वो उससे वहीं नीचे जाके बैठ जाते हैं ना। तो इससे क्या होता है, ढका होता है, वो अवसादों से ढका होता है नीचे का छत, क्योंकि गहन पूरी सागरीय क्षेत्र है, कोई भी चीज़ होगी वहाँ पे तो वो नीचे ही जाएगा। हिंद महासागर में लगभग 80% जो मैदानी क्षेत्र है, प्रशांत में भी लगभग 80% है, सबसे कम अटलांटिका में पाया जाता है। अटलांटिक में लगभग 54-55%। रीज़न क्या है कि पर्वत श्रृंखलाएँ बहुत ज़्यादा हैं, है ना। जब हम अटलांटिक पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं महासागरीय गर्त। इसका मतलब हो गया ट्रेंच, है ना। देखिए सबसे गहरे क्षेत्र होते हैं खड़े किनारे वाले संकीर्ण बेसिन। इसका मतलब ये हो गया खड़े किनारे, इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये जब भी इनकी बात की जाएगी तो ये संकीर्ण होंगे, बहुत ही पतली आकार के होंगे, लेकिन ये बहुत गहराई तक गए होंगे, बहुत अंदर तक गए होंगे, जो 3 से लेके 5 किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं। यहाँ तक कि कई हमें ऐसे मिलते हैं जो 10 से 11 किलोमीटर है, जैसे मेरियाना ट्रेंच, है ना, तो वो लगभग 11 किलोमीटर है। सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्र से संबंधित है। रीज़न क्या है कि इतने गहरे होते हैं कि लावा बहुत आसानी से यहाँ से बाहर आता है ना, क्योंकि सकरा है और किनारे पे है। मतलब किनारे, इसका मतलब ये हुआ कि समुंदर के बीच में ही मिलेगा, लेकिन इसका जो किनारा है वो काफ़ी सकरा है, मतलब उसका जो गोल है, जो ट्रंच है, वो कुछ कीप निमा होगा ऐसे, है ना। चलिए आगे, सक्रिय ज्वालामुखी तथा भूकंप के आप जानते ही हैं बहुत क्षेत्र हैं। अभी तक कुल मिला के 57 गर्तों की खोजा गया है ना, जिसमें 32 प्रशांत महासागर में, 9 अटलांटिक महासागर में तथा 6 हिंद महासागर में है ना। तो अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया महासागरीय गर्त के बारे में आपको लिखना है, तो चुपचाप बस यही 2 लाइन आप लिख दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा, है ना। कि ये प्रबल भूकंप वाले क्षेत्र हैं, या आप ये लिख दीजिएगा सबसे गहरे क्षेत्र होते हैं, बस। उसके बाद आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि जो मैंने एग्जाम्पल नीचे लिखा है कि प्रमुख कौन कौन से गर्त हैं। जैसे मेरियाना गर्त, ये कहाँ है, उत्तरी प्रशांत में है, जिसकी गहराई लगभग 11,033 मीटर। देखिए आप कितना गहरा है। टोंगा, ये कहाँ है, मध्य दक्षिणी प्रशांत, नहीं याद होगा तो प्रशांत महासागर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10,882 मीटर, सॉरी। अगला है स्वायर, ये भी प्रशांत में है लेकिन उत्तर पश्चिमी में है, 10,485 उसके बाद है यूकेरिटो, ये कहाँ है, अटलांटिक में, लगभग 8,605 मीटर। उसके बाद दोस्तों जावा, ये हिंद महासागर में है, तो जावा याद रखिएगा, हिंद महासागर में लगभग 7,455। उसके बाद कुरील और रोस्मे, ये कहाँ है, दक्षिण अटलांटिक में,
बस मुझे लगता है एक आध दो आप याद रखेंगे बहुत है। ये तो मैंने इसलिए लिख लिया था कि कभी कभी क्या पता ये प्रीलिम्स में पूछा जाए ये किस महासागर में है, तो थोड़ा बहुत याद रहे, है ना। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक दोस्तों, आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि मध्य सागरीय कटक क्या होता है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि जब भी आप ओशनोग्राफी में आएगा और आप कटक की बात करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि कटक एक बहुत महत्वपूर्ण स्थलाकृति है ओशिनोग्राफी में। चलिए देखिए यहाँ पे ये होता क्या है। एक मध्य महासागरीय कवक पर्वतों की दो श्रृंखलाओं से बना होता है जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग अलग किए गए हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई लगभग 2500 मीटर तक हो सकती है। इनका जिसका उदाहरण आइलैंड है जो मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। इसका मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए ये एक क्षेत्र है समुद्र का, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ से क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से स्थलाकृतियाँ उठी हुई हैं लेकिन बीच में एक दर्रा टाइप का है ना। तो ये कटक कहलाएगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो यहीं से डिवाइड हो रही हैं, ऐसा कुछ आप मान लीजिए। या फिर ऐसा आप मान लीजिए कि यहाँ से दो ऐसी सतहें हैं जो बीच में दर्रा है और ऐसे इस नुमा, जैसे ऐसे है ना, इस नुमा से ये लोग क्या हैं, एक तरह से पर्वत श्रृंखलाएँ बनी हैं और बीच में ये फटा है। ये होता है दोस्त कटक, है ना। नीचे देख रहे हैं आप, ये जो सबसे नीचे का क्षेत्र होगा यहाँ मैग्मा पाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए कि जैसे पर्वत श्रृंखलाएँ ज़्यादा नहीं होंगी, 2500 मीटर तक होंगी। जैसे आइलैंड जो है उसका एक आइसलैंड है ना, इसका एक उदाहरण है जो अटलांटिक कटक के रूप में माना जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे जो ये पर्वत श्रृंखलाएँ आ रही हैं ना, इनके बीच का इलाका जो है वही कटक कहलाता है। तो सीधी सी बात है कि यह एक बहुत विशाल भी हो सकते हैं और बहुत छोटे भी हो सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि जो अटलांटिक महासागर है इसमें बहुत विशाल कटक पाई जाती है, बहुत विशाल पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो वो जानेंगे। अभी बस जान लीजिए कि कटक होता क्या है कि दो पर्वत हैं, उनकी श्रृंखलाएँ बनी होती हैं, उनके मध्य का जो भाग होता है वही कटक कहलाता है। आइए देखते हैं अगला है दोस्तों, समुद्री टीला। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जो ज्वालामुखी से उत्पन्न किंतु महासागरीय सतह तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, समुद्र के नीचे से ज्वालामुखी तो हुआ है ना, विस्फोटन हुआ, लेकिन वो इतना ऊपर नहीं आ पाया, उसका जो लावा था, कि वो पानी से बाहर आ जाए, है ना, और हमें दिखे। ऐसा नहीं है, वो अंदर ही अंदर रह जाता है। जैसे ये मान लीजिए हमने क्या किया, एक पर्वत बनाया। अब ये कुछ ऐसे पर्वत हैं जो क्या रह गए, मान लेते हैं कि ये पानी के अंदर ही रह गए ये वाले, और कुछ ऊपर आ गए। जो ऊपर आ गए वो तो द्वीप बन जाते हैं, जो नीचे रह गए उन्हीं को हम समुद्री टीला कह देते हैं, ठीक है। आइए कैनियन की बात करते हैं। जो हमने देखा था, कैनियन क्या है, जल मग्न कैनियन, मतलब ऐसे कैनियन जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। देखिए कैनियन गहरी घाटियाँ होती हैं, मैंने बताया दर्रा टाइप का, है ना, जहाँ पे ज़मीन फटी होती है उसे कैनियन कहते हैं। कई बार ये बड़ी बड़ी नदियों के मुहाने से होकर आगे की ओर विस्तृत होकर ढालों के आर पार कटती नजर आती हैं। जैसे हडसन कैनियन विश्व की सबसे प्रसिद्ध कैनियन है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया है ये महाद्वीप है, मान लेते हैं महाद्वीप है, और यहाँ पे ये पर्वत है, ठीक है। अब पर्वत से ये नदी निकली, है ना, ये नदी यहाँ गई, ध्यान से, इसमें बहुत सारी नदियाँ ऐसे आके जुड़ी हैं। अब ये क्या है, मग्न तट है, यहाँ से समुंदर शुरू होता है, मान लीजिए, है ना, ये समुंदर, और ये मग्न ढाल है जहाँ से गहराई शुरू हुई है। लेकिन जो ये नदी मुहाना बना रही है ना, जो नदी आ रही है यहाँ से, उसने इतना, मतलब इसका जो पानी जा रहा है वो इतना मतलब गहराई में जा रहा है कि यहाँ उसने पूरा ज़मीन को दर्रों के रूप में फाड़ दिया है। तो ये बहुत अंदर तक, समुंदर के बहुत अंदर तक दिखाई पड़ता है कभी कभी, तो इसे कहते हैं कैनियन। मतलब आप कह सकते हैं कि जब कभी क्या होता है कि समुंदर के अंदर ज़मीन का फटा हुआ भाग जहाँ से पानी गुजरता रहता है उसे कहते हैं कैनियन। थोड़ी गहराई भी इनकी ज़्यादा हो सकती है, ठीक, जैसे हडसन की खाड़ी जो है वहाँ पे कैनियन सबसे प्रसिद्ध कैनियन है, ठीक है। आइए आइए देखिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि प्रशांत महासागर के जो नितल उच्चावच हैं वहाँ पे कैसी स्थलाकृतियाँ हमें मिलती हैं।
जैसे कि आप देख लीजिए प्रशांत महासागर कहाँ पाया जाता है। ये देखिए, ये हमारा दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है ना, और ये हमारा एशिया आ जाएगा इधर, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है ना, ये न्यूजीलैंड है। ठीक, अब ये फिलीपींस हो गया, ठीक है, और ये इंडोनेशिया वगैरह जो इधर आते हैं वो सब, और उसके इधर जो इलाका है ये हमारा कहलाता है प्रशांत महासागर। देखिए जो चीन सागर है यहाँ पे, वो चीन सागर भी प्रशांत महासागर का ही एक हिस्सा है। ठीक, तो विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, महासागर है प्रशांत महासागर। तो इसके अंदर कैसे कैसे उच्चावच पाए जाते हैं, कैसी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए देखिए, पृथ्वी का लगभग 1/3 क्षेत्र है। अब आप सोचिए कितना बड़ा है, मतलब पूरी पृथ्वी का 1/3 क्षेत्र तो सिर्फ प्रशांत महासागर है। पश्चिम से पूर्व 16,000 किलोमीटर चौड़ा है। आप सोचिए 16,000 किलोमीटर चौड़ा है, तथा उत्तर में बेरिंग जलमड्रू मध्य तथा दक्षिण में अटलांटिका महाद्वीप के मध्य 14,880 किलोमीटर की लंबाई में एक विस्तृत त्रिभुजाकार के रूप में फैला है ना। जब यहाँ नीचे जाएंगे तो ये त्रिभुजाकार बनाता है। ठीक, तो होता क्या है कि बस ये बात ध्यान रखिएगा कि कुल मिला के इसकी चौड़ाई 16,000 है, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 14,880 किलोमीटर के आसपास है। किलोमीटर है ना, बहुत बड़ा है, मतलब पृथ्वी का 1/3 क्षेत्र इसी के पास है। आगे, औसतन गहराई इसकी 4500 मीटर है, मतलब 4.5 किलोमीटर के आसपास इसकी औसतन गहराई है, तथा दोनों तटों पर वलित पर्वतों की श्रृंखला पाई जाती है। दोनों तट मतलब ये वाला तट और ये वाला तट। आप भी जानते हैं यहाँ एंडीज मिलता है, ठीक है, वैसे इधर भी पर्वत मिलते हैं और इधर भी पर्वत मिलते हैं। आइए, फिर लिखा है निम्नलिखित उच्चावच आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे महाद्वीपीय जो मग्न तट है वो कहाँ पाया जाएगा। अब जैसे हम क्या करेंगे ना, जब भी पूछा जाएगा कि प्रशांत महासागर के नितल उच्चावच पे चर्चा कीजिए, अगर ऐसा सवाल आया तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था ना प्रमुख, है ना, कि प्रमुख कौन कौन सी हैं, उसके बाद ऐसी कौन कौन सी है जो और भी हैं, तो उनकी दोनों की सारणी बना देंगे और उसमें से एक एक को करके हमने उसको डिफाइन कर देना है। उसी तरह जैसे महाद्वीपीय जो मग्न तट है उसके बारे में, पश्चिमी तट अर्थात एशिया के पूर्वी तट तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे मग्न तट अत्यंत विस्तृत पाए जाते हैं। बस इतनी बात लिखनी है कि पश्चिमी तट तथा एशिया के, ये एशिया है ना, तो एशिया का पूर्वी तट ये हो गया, और इसका जो अमेरिका है इसका ये पश्चिमी तट हो गया। तो यहाँ पे, और जो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, क्योंकि इधर वाला पार पड़ेगा। यहाँ पे जो मग्न तट है, हमने पढ़ा ना मग्न तट क्या होता है, कि वो इलाका जो यहाँ से समुंदर शुरू होता है और लगभग 7-8 किलोमीटर की लंबाई होती है, उथला समुंदर यहाँ होता है, यहाँ पे गहराई कम होती है ना, तो उसे मग्न तट कहते हैं। तो ये बहुत ही विस्तृत पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको मैप पता है ना तो आराम से आप लिख ले जाएंगे इसको। आइए आगे देखिए, फिर लिखा है दोस्तों, इसकी चौड़ाई है ना, किसकी, मग्न तट की 160 मीटर से 160 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक तथा गहराई 100 से 200 मीटर तक है। अब आप सोचिए लगभग 16,000 किलोमीटर का है कौन, मग्न तट, तो उसमें लगभग 1600 किलोमीटर मग्न तट है। टोटल प्रशांत महासागर कितना है दोस्तों, 16,000 किलोमीटर, ठीक है, तो उसमें 1600 किलोमीटर क्या है, मग्न तट है, ठीक है, और गहराई लगभग 100 से 200 मीटर। तो हमेशा गहराई कम होगी क्योंकि एक ही सेंटीग्रेड का प्रवणता पाई जाती है, मतलब झुकान पाया जाता है। आगे, इन विस्तृत मग्न तटों पर अनेक द्वीप हैं, जैसे जापान द्वीप, फिलीपींस द्वीप, इंडोनेशिया द्वीप, न्यूजीलैंड आदि मिलते हैं, तथा आंतरिक और सीमांत सागर जैसे बेरिंग सागर ना, ओखोस्टक सागर, पीत सागर, चीन सागर आदि पाए जाते हैं। तो यही जो ये मग्न तट है, आप सोचिए उसी में सागर पाया जा रहा है ना। तो अब आप सोच लीजिए कि कितने जो ये मग्न तट हैं उनके अनेक द्वीप और सागर पाए जाते हैं, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट या अमेरिका के पश्चिमी तट पर पर्वतीय मेखलाएं के कारण मग्न तट कम विस्तृत हैं, औसतन 80 किलोमीटर तक, बल्कि यहाँ पे कितने हैं, 1600।
तो कहीं कहीं क्या है सिर्फ 80 हैं, क्यों? क्योंकि पर्वत श्रृंखलाओं होने की वजह से क्या होता है कि जो भूमि है ना वो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या है कि ज्वालामुखी और इन सब चीज़ों घटनाओं की वजह से क्या होगा, दर्रे बहुत होंगी, इसलिए गहराइयाँ ज़्यादा होंगी, है ना, इसीलिए औसतन कम है। आगे देखिए, अब कटक की बात करते हैं। पूर्वी प्रशांत कटक, जिसे अल्बाट्रास पठार के नाम से जाना जाता है, तथा जिसे जो पूर्वी प्रशांत है, जो पूर्वी प्रशांत कटक है, जिसे अल्बाट्रास पठार के नाम से जाना जाता है। हमने कटक के बारे में देखा ही है ना, कि दो पर्वत जहाँ आके मिल रहे हैं और बीच की स्थान, है ना, 23 से 35 जो डिग्री चैनल है, वहाँ पे दक्षिण अक्षांशों के बीच दो शाखाएं हो जाती हैं। जैसे एक तो पूर्वी, एक पश्चिमी। पूर्वी चिली तट आ जाएगा, है ना, जो दक्षिण अमेरिका वाला है, और पश्चिमी ईस्टर्न आइलैंड, है ना, यहाँ पे आ जाएगा रीस। रीस को मतलब कटक को अंग्रेजी में रीस कहते हैं। तो ये दो बातें आ जाएंगी। और ये कहाँ, ये जो दो शाखाएं कटक की होंगी वो कहाँ होंगी, 23 चैनल से लेके 35 डिग्री चैनल के बीच में। आगे दोस्तों, इनका प्रमुख कटक न्यूजीलैंड रिज है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के निकट क्वींसलैंड पठार प्रमुख कटक है। देखिए याद क्या रखना है कि जो दूसरा प्रमुख कटक न्यूजीलैंड है, तो पहला कौन सा था, अल्बाट्रास पठार, है ना, और उसके बाद ये दो रेखाएं बढ़ गई। अगर इतना याद रहा तो ठीक है, नहीं तो आप ये दो बातें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है और उसके निकट एक क्वींसलैंड पठार है। दोस्तों आप जानते हैं कि जो पठार होता है वो ज़्यादा ऊंचाई का तो होता नहीं है ना, मुश्किल से ये मान के चलिए 250 से 300 मीटर के, 2,500 से 3,000 मीटर के आसपास, कभी कभी 4-5 हज़ार मीटर तक मिल जाते हैं। लेकिन तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं ऐसे ही स्थलाकृतियाँ मिल रही होंगी। तो यही क्या है, कटक है ना, यही कटक है। तो ये इसका नाम क्या है, बस ध्यान रखिएगा, क्वींसलैंड कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के पास। उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रशांत के प्रमुख कटक हैं हवाइन उभार। अगर याद रहे तो ठीक है। देखिए मैंने पूर्वी भी बता दिया, पश्चिमी भी बता दिया, और उसके बाद हमने मध्य का भी बारे में चर्चा कर ली, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, द्रोणी क्या होती है, बेसिन। बेसिन मतलब गहराई, है ना। देखिए प्रमुख, फिलीपींस द्रोणी, फिजी द्रोणी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन द्रोणी, है ना। उसके बाद पेरू चिली द्रोणी, बस इतना है, बहुत है कि इतनी सारी बेसिन पाई जाती हैं जिनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है, ठीक है। गर्त की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था कि कुल मिला के 57 गर्त में 32 गर्त तो यहीं पाई गई हैं। पश्चिमी भागों में अधिकता मिलती है। अब जहाँ आपने ये उत्तर में लिखा ना, तो वो समझ जाएगा कि आप पढ़े हो, है ना। पश्चिमी भागों में अधिक गर्त मिलती हैं, जैसे अल्सियन गर्त, उसके बाद टास्कोरियो गर्त, जापान गर्त, चिली, पेरू चिली गर्त। अब देखिए याद क्या रखना है, दोनों नहीं याद है कोई बात नहीं, जापान और पेरू याद है ना, ये लिख दीजिएगा कि जापान गर्त और पेरू गर्त मिलती है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने पूरा प्रशांत महासागर के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया, लेकिन समस्या क्या है कि पेपर में कैसे लिखेंगे, इसमें से 50% चीज़ें आप भूल जाओगे। तो बार बार रिवाइज करिएगा, बार बार पढ़िएगा, तब एक बार क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करिएगा, है ना। हम क्वेश्चन देंगे, यह क्वेश्चन अपनी तरफ से बना लीजिएगा कि जो प्रशांत महासागर है उसके उच्चावचों के बारे में क्या कीजिए, विस्तृत जानकारी दीजिए। ऐसा ही कर, यही एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आप इसको ही एक बार लिखने की कोशिश करिएगा। पहली बार में आप उतना बेहतर नहीं लिख पाएंगे, लेकिन 2-3 बार में लिखेंगे, बढ़िया से 2-3 डायग्राम बना दीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है, और प्लीज़ इसको 2-3 बार आप वीडियो अगर देख पाएँ तो देख लीजिएगा। उम्मीद है थोड़े से फैक्ट्स ज़्यादा थे, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।